हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री कॉमर्स बाय AK सर। जैसे कि हम लोग यूपी टेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड MCQ क्वेश्चन देख रहे थे, जहाँ पे हमारा लेक्चर आपको जीन पियाजे के थ्योरी इजी कॉन्सेप्ट में देखने को मिल जाएगा और उसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जीन पियाजे के, आप हमारे चैनल पर विजिट करें और वहाँ से देखिए। अगर आपको PDF नोट चाहिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे फॉलो करिए, आपको सारे के सारे सभी नोट्स मिल जाएंगे। आज हम लोग 3 थ्योरी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, जहाँ से हर साल आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। आप 2016 में देखें, 2014 में देखें, 2015 में देखें, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इजी वे में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है यूपी टेट में। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक है RS वुडवर्थ का सिद्धांत, वुडवर्थ की थ्योरी, जो काफ़ी हम इस साल के भी इम्पोर्टेंट के श्रेणी में रख सकते हैं। और 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। जैसा कि RS वुडवर्थ को मनोवैज्ञानिक में उन्हें गतिशात्मक दृष्टिकोण, डायनेमिक साइकोलॉजी और व्यवहारवाद में महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए जाना जाता है। तो RS वुडवर्थ को किसके लिए जाना जाता है? डायनेमिक साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए ठोस आधार प्रस्तुत किया। अब इन्होंने क्या क्या मॉडल दिए इसके बारे में बात करेंगे। SOR मॉडल, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स मॉडल। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही SOR का मॉडल दिया था, इनसे पहले JB वाटसन ने SR का मॉडल दिया था। जब इन्होंने वाटसन के मॉडल को देखा कि SR उन्होंने मॉडल दिया, इन्हें कहा नहीं ये अपूर्ण है, ये परफेक्ट नहीं है, तो इसकी SR मॉडल में इन्होंने इंक्लूड किया था O को, ऑर्गेनिज्म को। लेट्स टू सी, JB वाटसन के पारंपरिक व्यवहारवाद ने केवल SR, उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध पर बल दिया था। तो SR मॉडल किसने दिया था? JB वाटसन ने दिया था, जिसके अनुसार किसी भी बाहरी उद्दीपक के प्रति व्यक्ति सीधे प्रतिक्रिया करता है। जो भी बाहर की एक्टिविटी हो रही है उसे देख कर के इंसान क्या करता है? एक्टिव करता है, प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स करता है। वुडवर्थ ने इस मॉडल को क्या माना था? अपूर्ण माना था। अपूर्ण किस मॉडल का माना था? JB वाटसन के मॉडल SR को माना था। और इसमें संशोधन करते हुए उन्होंने बीच में O जो को जोड़ दिया, यानी ऑर्गेनिज्म को जोड़ दिया। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव व्यक्ति को ऐड कर दिया। उनका मानना था कि उद्दीपक सीधे अनुक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता। उद्दीपक सबसे पहले जीव, यानी कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, जीव होना चाहिए, कि आंतरिक मानसिक स्थिति, प्रेरणा, अनुभवों और जैविक आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। इसके पश्चात ही व्यक्ति अपनी क्षमता और स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, कब वो रिस्पॉन्स करेगा? जब वो अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा। यानी व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के सिचुएशन के अनुसार किसी न कोई चीज़ रिस्पॉन्स करता है। अब इसको याद रखने की ज़रूरत है, यानी वुड के बीच में O होता है, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। SOR मॉडल किसने दिया था? वुड ने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था। SR मॉडल किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। ये हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरा इनका मॉडल है स्मृति के 4 अंग या चरण, 4 एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी। वुडवर्थ ने स्पष्ट किया कि स्मृति यानी याद रखने की क्षमता, तुम्हारी मेमोरी लेवल क्या है, कोई एकल क्रिया नहीं है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है,
कि स्मृति को एकल क्रिया किसने नहीं कहा था, तो वुडवर्थ ने नहीं कहा था। अब द्विल ऐसे वुडवर्थ ने मेमोरी को द्विल एकल क्रिया बोला था, इससे क्वेश्चन हमारा एग्जाम पुटअप हो सकता है। बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जो 4 क्रमिकों के चरणों से होकर गुजरती है। अब ये 4 कौन कौन से चरण है, कौन कौन से स्टेप पे? फर्स्ट है हमारा लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन। लर्निंग, किसी भी विषय वस्तु या जानकारी को सबसे पहले ग्रहण करना या अधिगम करना। रिटेंशन, सीखे गए ज्ञान या सूचनाओं को मस्तिष्क की अचेतन परतों में संचित करना। कोई जानकारी मिल गई वो कहीं पे जाकर के स्टोर हो जाना। रिकॉल, जब ज़रूरत हमें पड़ी जो हमने स्टोर कर रखा है उसको क्या करना है, याद करना। जब ज़रूरत पड़ी तब न सृष्टि यानी वापस लाना, रिकॉल करना। रिकॉग्नाइजेशन, पुनः स्मरण किए गए तथ्यों में से ही सही वस्तु या विचार को सटीक रूप से पहचानना कि नहीं यही चीज़ होना चाहिए। तो LRRR याद रखना, ये किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। स्मृति के 4 चरण होते हैं, 4 लेवल होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं मेमोरी के। वुडवर्थ ने दिया था, LRRR से आप लोग याद रख सकते हैं। अब वुडवर्थ के बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हेनरी ई गैरेट। हेनरी ई गैरेट शैक्षिक सांख्यिकी और बुद्धि के मापन में अमूल्य योगदान है। उन्होंने थर्नडाइक के विचारों का समर्थन करते हुए बुद्धिमानों की विभिन्न योग्यताओं के समूह के रूप में देखा और इसका व्यवहारिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्नडाइक के ही प्रिंसिपल है। तो इन्होंने किसका समर्थन किया था? थर्नडाइक के विचारों का समर्थन किया था। और थर्नडाइक ने कौन सा विचार लिया था? इरर त्रुटि। तो अब इनके कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन कौन से स्टेप पे देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है बुद्धि का त्रिविमीय या त्रिपक्षीय वर्गीकरण। गैरेट ने मानव बुद्धि को उसके कार्यों और उपयोग के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। इसे व्यवहारिक या मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, इसे व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसका संबंध प्रत्यक्ष और ठोस वस्तुओं से होता है। जो व्यक्ति औजारों, मशीनों और भौतिक सामग्रियों के संबंध में निपुण होते हैं उनमें यह बुद्धि अधिक होती है। जैसे कि इंजीनियर, मैकेनिक, कुशल कारीगर, मूर्तिकार। तो मूर्त बुद्धि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट आप देख सकते हैं कि जिसमें क्या हो, यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है इसको, जो ठोस वस्तुओं से होता है जिससे व्यक्ति औजार, हथियार, भौतिक सामग्रियों से निपुण हो। अमूर्त बुद्धि, इस संबंध पुस्तकीय ज्ञान, शब्दों, अंकों, प्रतीकों, सूत्रों और मानसिक विचारों से होता है। जो व्यक्ति अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझ लेते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं। उदाहरण दार्शनिक, कवि, लेखन, गणित, वैज्ञानिक, डॉक्टर। यानी मूर्त और अमूर्त एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। अब इसमें ठोस की बात की जा रही है। इसमें मूर्त अवधारणाओं को आसानी समझ ले, जैसे दार्शनिक, कवि, लेखन, गणितज्ञ। सोशल इंटेलिजेंस, इसका संबंध सामाजिक अंतःक्रियाओं से है। अन्य व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध बनाने, समाज में घुलने मिलने, दूसरे की भावनाओं को समझने और समाज का नेतृत्व करने की क्षमता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अब सामाजिक सोशल इंटेलिजेंट, जब आप समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो आप दूसरे व्यक्तियों के विचारों से भी प्रभावित होते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं।
आप अपने कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल्स: राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, कुशल विक्रेता और प्रबंध। नेक्स्ट हमारा स्टेप है बुद्धि का विकासात्मक दृष्टिकोण। गैरेट का एक विशेष मत था कि शैशव अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक की बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता के रूप में कार्य करती है, परंतु जैसे जैसे बालक परिपक्व होता है और वैसे नए वातावरण का अनुभव प्राप्त होते हैं, उसकी एक सामान्य क्षमता अलग अलग स्वतंत्र और विशेष क्षमताओं के समूहों में विभाजित होती है। जॉन एल हॉलैंड का व्यावसायिक व्यक्ति सिद्धांत। जॉन हॉलैंड ने कैरियर काउंसलिंग और सही व्यवसाय चयन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया जिसे व्यावसायिक व्यक्तित्व सिद्धांत कहा जाता है। इनका मानना था कि व्यक्ति उसी कार्य क्षेत्र में सर्वाधिक सफल और संतुष्ट होता है जो उसको मूल व्यक्ति के अनुकूल होता है। उन्होंने इसके लिए प्रसिद्ध RIASEC मॉडल प्रस्तुत किया। अब इस मॉडल को देखते हैं, इनका मॉडल क्या था। R रियलिस्टिक, यथार्थवादी। अब रियलिस्टिक में क्या है, इसकी खासियत क्या थी? व्यवहारिक शारीरिक श्रम पसंद करने वाले व्यक्ति, औजार और मशीनों के साथ काम, मतलब जिस काम में तुम्हारा रुचि हो। रियलिस्टिक बताता है कि आपको जिस काम में रुचि है आप वो काम करिए। जैसे सर्विस करियर के लिए क्या है, इंजीनियर हो गए, मैकेनिक हो गए, पायलट हो गए, एथलीट हो गए, टेक्नीशियन हो गए। उसके इन्वेस्टिगेटिव, अब इन्वेस्टिगेटिव में क्या होता है, खूब रिसर्च का स्वभाव हो, किसी चीज़ का एनालिसिस करने का हो, और कोई लॉजिकल पहेली बुझाने सुलझाने की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, जैसे इसमें आते हैं वैज्ञानिक, शोधकर्ता, डेटा विश्लेषण, प्रोफेसर। आर्टिस्ट, अब आर्टिस्ट में रचनात्मक, मुक्त विचारों वाले, नियमों से परे हटकर कुछ नया करने की चाह रखने वाले, जैसे लेखक, चित्रकार, संगीतकार, डिजाइन, अभिनेता, किसमें आते हैं, आर्टिस्ट में आते हैं। सोशल, सामाजिक, दूसरों की मदद करने वाले, दयालु, शिक्षण, सहयोग और बातचीत में कुशल। शिक्षक, काउंसलर, नर्स, समाज सेवक, ये हमारे सामाजिक में आते हैं। इंटरप्राइजिंग, उद्यमी, नेतृत्व क्षमता से भरपूर, महत्वाकांक्षी, बातों से प्रभावित करने वाले और जोखिम लेने वाले। इंटरप्राइजिंग, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन, मैनेजर, राजनेता, मार्केटिंग है, किस में आते हैं, इंटरप्राइजिंग में आते हैं। कन्वेंशनल, पारंपरिक, नियमों का पालन करने वाले, डेटा, फाइलों और रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखने में माहिर। अकाउंटेंट, क्लर्क, बैंकर, ऑडिटर्स। इस टॉपिक पे हम करते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एडवर्ड एल थर्नडाइक। अगर आप बीएड किए होंगे तो आप इस सेमेस्टर में आपको इसकी थियरी या इसके सिद्धांत आपको पूछे गए होंगे। एडवर्ड एल थर्नडाइक का शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक। अब इन्हें शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। वे प्रथम अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे, याद रखना ये पॉइंट, जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किया। सबसे पहला अध्ययन इन्होंने कैसे किया, पहला थियरी थी ट्रायल एंड एरर थियरी। अब थर्नडाइक ने कहा कि बार बार अगर आप गलती करते हो तो एक दिन आप सफल जरूर हो जाएंगे। जैसे उन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली पर किया था शोध। तो अपना प्रसिद्ध प्रयोग, एक भूखी बिल्ली, हंग्री कैट, जिसे एक पहेली बॉक्स में बंद किया गया और बाहर भोजन के रूप में मृत मछली रखी गई थी।
बिल्ली द्वारा कई असफल प्रयास, बार बार गलती और बाद में अचानक सही लीवर पर पैर पड़ा और दरवाजा खुल गया। तो इस सिद्धांत के संबंधवाद या एस.आर. बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इसके अनुसार सीखना और अनुक्रिया के बीच एक मजबूत संबंध या बंधन बनने का परिणाम है। तो पहला इनका सिद्धांत था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, गलती से बार बार सीखना। और किस पे किए थे? एक भूखी बिल्ली पे इन्होंने शोध किया था। दूसरा इनका क्या था सिद्धांत? अधिगम के मुख्य नियम। थर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए हैं, जो प्रत्येक शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोर हिस्सा है। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है तो वह उसे अत्यंत तीव्र गति से सीखता है। यह नियम छात्र के आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल देता है। अब इनका कहना था भाई कि तत्परता क्या है? अगर कोई बच्चा सीखने के लिए दिल और जान से तैयार है तो उसे ऑटोमेटिक वो बहुत जल्दी से कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक कवर कर सकता है, सीख सकता है। इसको इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं, जो आंतरिक तरीके से आती है। अब इन्होंने बताया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। किसी सीखे गए कार्य को बार बार दोहराने से वह सुदृढ़ होता है, और यदि अभ्यास छोड़ दिया जाए तो ज्ञान विस्मृत हो जाता है। अब इनका कहना था कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आप उसको बार बार क्या करिए? प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। अगर अभ्यास करेंगे तो आपकी वो नॉलेज बनी रहेगी, छोड़ दिए तो वो विस्मृत हो जाएगी, भूल जाएंगे। प्रभाव या संतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि किसी कार्य को करने का परिणाम सुखद या संतोषजनक होता है तो बालक उसे पुनः सीखने का प्रयास करता है। यदि परिणाम दंडनात्मक या कष्टकारी है तो अधिगम कमजोर हो जाता है। हमारा लास्ट है अधिगम के गौण नियम, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। चलिए, अब इसमें इन्होंने 5 सहायक नियम दिए थे थर्नडाइक के। क्या दिए थे भाई? बहु अनुक्रिया का नियम, नया कार्य सीखते समय व्यक्ति कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। दूसरे, मानसिक स्थिति का मनोवृत्ति का नियम, सीखने की गति व्यक्ति की मानसिक सोच या नजरिए पर निर्भर करती है। आंशिक क्रिया का नियम, किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सुगमता से सीखा जा सकता है। आत्मकरणीय सदृशता का नियम, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन परिस्थितियों में समान अनुक्रिया करना। सहचारिता रूपांतरण का नियम, एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया को किसी अन्य समान उद्दीपक के प्रति हस्तांतरित कर देना। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्नडाइक ने दिया था। थर्नडाइक ने स्पियरमैन के जी फैक्टर का कड़ा खंडन किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि अनगिनत सूक्ष्म और स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। प्रत्येक कारक एक विशिष्ट मानसिक क्रिया को निष्पादित करता है। इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग हमारे 4 थ्योरी को देखें, जहाँ पे एक बार ओवरव्यू में कर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने देखा R.S. वुडवर्थ, जिसने SOR मॉडल दिया था। सेकेंड में हमने पढ़ा हेनरी ए गैरेट, जिन्होंने बुद्धि त्रिपक्षीय वर्गीकरण दिया था, बुद्धि विकासात्मक दृष्टिकोण बताया था। थर्ड नंबर पर जॉन एल हॉलैंड के बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने व्यावसायिक व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था। एडवर्ड एल थर्नडाइक ने का सिद्धांत हमने पढ़ा, जहाँ पे हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ा। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ा हम लोगों ने, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ा, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस अध्ययन किया। कुछ इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो आपको काफ़ी मदद करेगा।
जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारंपरिक एसआर थियरी में संशोधन करते हुए एसओआर मॉडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जेबी वाटसन? नहीं, जेबी वाटसन तो केवल एसआर थियरी दिया था ना, याद रखना। आर एस वुडवर्थ, हाँ, एस आर वुडवर्थ बराबर राइटर्स। एस ओ आर थियरी किसने दिया था? आर एस वुडवर्थ ने हमारा ये थियरी हमको दिए थे। तो कौन दिया था? चलिए आगे। गैरेट वर्गीकरण के अनुसार एक जटिल भवन का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट या मशीनों को ठीक करने वाले मैकेनिकों को किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। अब आप लोग ने पढ़ा था कि मूर्त बुद्धि वाले जो होते हैं, जैसे इंजीनियर हो गया, ठीक है, जो इंजीनियर हो गए, जो मजदूर हो गए, जो मशीनरी से काम करते हैं, उसे ही तो हम मूर्त बुद्धि में गए। तो अमूर्त बुद्धि में क्या? लेखक आ गए, कवि आ गए, समाज में जो समाज सुधार करने वाले लोग हो गए। तो राइट आंसर हमारा सी है। जॉन हॉलैंड RIASEC व्यवसायिक व्यक्तित्व मॉडल में अक्षर में एस और सी क्रमशः किन प्रकार को दर्शाता है? एस से सोशल और सी से कन्वेंशियल। थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नियम उनके मुख्य प्राइमरी नियमों की सूची में शामिल नहीं है? क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। कौन सा नियम शामिल नहीं है किसमें? प्राइमरी में। तो बहु अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है, क्योंकि प्राइमरी में तत्परता का नियम आता है, प्रभाव का नियम आता है और अभ्यास का नियम हमको देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति की प्रक्रिया का सही तरीका और क्रमिक चरण कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा बी है। सीखना, लर्निंग, उसको धारण करना, फिर रिकॉल करना, फिर रिकॉग्नाइजेशन करना, ये वुडवर्थ के अनुसार स्मृति की प्रक्रिया का सही तरीका है। आप इसके नीचे आप आंसर भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने जीवन को